लो बहू, थोड़ा पानी पी लो और अब आराम करो, तुम थक गई होगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही अन्य महिलाओं ने घर से विदा ली, रेणुका जी ने अपनी नई नवेली बहू काव्या के हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। काव्या के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभर आए। सच में बहुत देर से प्यास लगी थी। सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं। उसने मुस्कुराकर गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गई। आराम से बेटा, कहीं ठसका ना लग जाए, रेणुका जी ने बहुत प्यार से कहा। सुनकर काव्या के मन में जो भी घबराहट थी थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड़ लड़ाना हो गया हो तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। तभी एक रौबदार कड़कती हुई पुरुष आवाज गूंजी। काव्या फिर से अपने में सिमट गई। वो समझ गई कि यह उसके ससुर रमेश जी हैं। काव्या एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी उच्च शिक्षित लड़की थी। उसका परिवार उच्च मध्यम वर्गीय है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह अविनाश के साथ हुआ, जो खुद भी उच्च शिक्षित हैं और शहर में एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था। काव्या की ससुराल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है। ससुराल में सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, देवर और 2 नंदे हैं, यानी भरा पूरा परिवार है। अविनाश सबसे बड़ा है। बाकी सब देवर ननद अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार में पली बड़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची, ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की अनुशासन प्रिय थीं, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा। घर में हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। रेणुका, ये नई आई है, अभी से इसे अपने घर के कायदे समझा कर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। ससुर जी गुर्राए। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी। सासू माँ की सहमी सी आवाज आई। कब? जब 2-4 कायदे तोड़ देती तब क्या? नहीं नहीं जी, बस बता रही हूँ। कुछ पल पहले की काव्या की खुशी मानो काफूर हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज के हैं। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो हैं, सोचकर उसने अपने मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, जोर से हंसी मजाक ना करना, सबके सामने अविनाश से बात ना करना, बालकनी में खड़े ना रहना, जैसे कई नियम कायदे उसको बता दिए गए। काव्या घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के ज़माने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे कायदे? और हाँ बहुरिया, सबसे ज़रूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना है। फिर घर के हर सदस्य के पैर छूना है। उसके बाद कुछ और कामकाज। ससुर जी ने कड़कती आवाज़ में हिदायत दी। काव्या ने चुपचाप सुन तो लिया, पर वो घबरा गई। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आंख ही नहीं खुलती थी, और दिसंबर महीने की इतनी कड़कड़ाती ठंड में सुबह 6 बजे नहाना सोचकर ही उसे कपकपी आ गई। पर ये तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही काव्या नहा धोकर तैयार हो गई। दादाजी, दादी जी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे। उनके पैर छुए और किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया भी नहीं था। अविनाश, देवर और नंदे तो मजे से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसकी कोरे फिर भीग गईं। बाकी सब 8 बजे उठे। तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था याद है ना? तुम्हारी नंदे उठ गई हैं, जाओ पहले उनके पैर छुओ, दादी सास ने आदेश दिया। नंदे? पर वो दोनों उससे छोटी हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, और सबसे छोटी तो अभी 10वीं में ही है। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से रेणुका जी की ओर देखा, पर उन्होंने भी दादी सास का वो ही आदेश दोहरा दिया। 9 बजते ही बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, ये भी घर की सदस्य जैसी ही है, तुम्हें इनके भी रोज पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। काव्या अवाक रह गई, कसमसा उठी। उसने मन ही मन सोचा, माना कि काम वालियां भी इंसान हैं, आदरणीय हैं, पर रोज उनके पैर छूना? पर ससुर जी का आदेश पहले ही दिन कैसे टालती। जैसे ही वो बर्तन वाली के पैरों पर झुकी, वो हड़बड़ा गई।
अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बहुरिया, हमरे पैर ना छुओ। नहीं छुएगी? तेरी भी तो बहू जैसी ही है। होंगे इसके बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे। रमेश जी चिल्लाए। उम्र में बड़ी हैं आप, आशीर्वाद दीजिए, मुझे कहते हुए काव्या का स्वर भर्रा गया। उसने उनके पैर भी छू लिए। दोनों के मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग गई, आंखों से अश्रुओं की धारा भी। इसी तरह जो भी घर में आता, जैसे धोबी वगैरह, हर व्यक्ति के पैर छूने पर उसको मजबूर किया गया। शादी होकर एक ही दिन हुआ था। काव्या कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अविनाश और उसके देवर नंदे बिना नहाए ही रसोई घर में आ बैठे थे। उनमें से किसी ने भी किसी काम वाले के पैर छूना तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। 4-5 दिन यही चला। घर में आए गए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने ना देना, और अविनाश से तो बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते। जब तक वो कमरे में आता, काव्या थककर चूर होकर सो चुकी होती। काव्या को बहुत आश्चर्य होता कि ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आदर, सम्मान और संस्कार की बात अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे। इसी तरह 15 दिन बीत गए। अविनाश की छुट्टियां भी खत्म हो गई थीं और उसे नौकरी पर वापस जाना था। रमेश जी ने काव्या को साथ ले जाने से फिलहाल मना कर दिया था। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी। मायके को भुलाकर नए घर परिवार में एडजस्ट करना वैसे ही कठिन काम था, पर रोज ऐसे कुढ़ कर रहा भी नहीं जा सकता। पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात वो एक निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद ली। उसकी सुबह दरवाजा पीटने की आवाज़ से नींद खुली तो देखा बाजू में अविनाश गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी रमेश जी की तेज कर्कश आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ आया है, किसी बात की लिहाज शर्म बची ही नहीं। रेणुका, तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले उठ जाना है उसको? जी समझाया था, बच्ची है अभी, थक गई होगी। वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ रेणुका जी ने उसका पक्ष लेना चाहा तो क्या घर के कायदे तोड़ देगी? बोल रहा हूँ फिर से, मत सिर पर चढ़ा उसको। घर में मच रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। काव्या ने घड़ी देखी, अभी 6:45 ही बजे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए। राम राम, ये क्या अनर्थ कर रही है बहू? जा पहले नहाकर तो आ, बासी शरीर हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रौब झाड़ा। काव्या ने उन्हें देखा और बोली, दादी जी, आप भी तो नहाई नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की बात कहाँ से आई? देख लिया रेणुका तूने, कल की आई छोकरी की अब जवान भी खुलने लगी है। समझा दे इसे, इसमें और हम में बहुत अंतर है। रमेश जी चिल्लाए। बेटा, वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना? सासू माँ ने समझाने की कोशिश की। पर मम्मी जी, अविनाश तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना? काव्या ने आश्चर्य से पूछा। चुप रहे लड़की, अविनाश से अपनी बराबरी करती है। अविनाश समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। अविनाश ने इशारे से काव्या को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम कानून कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को नहाकर छुओ, इसके उसके ना जाने किस किस के गंदे संदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ, और वो भी रोज़। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और ये क्यों नहीं करता? देवर जी और अविनाश काम वालियों, धोबी, स्वीपर वगैरह के पैर क्यों नहीं छूते? क्यों? उनके लिए वो घर के सदस्य के समान नहीं है क्या? इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। काव्या एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मुंह जोरी करती है हमसे, बताऊं तुझे? अविनाश, जरा इसके बाप को फ़ोन लगा और बोल कि अपनी बदतमीज लड़की को आकर यहाँ से ले जाएं। रमेश जी अपना आपा खो बैठे। घर में सब सहम उठे। रेणुका जी ने काव्या को चुप रहने का इशारा किया। बस अब बहुत हुआ पापा जी,
अब और नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, बुलाइए मेरे पापा को और जिसको बुलाना हो बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो जो चाहो मुझे सज़ा दे दो, पर अब ये अन्याय मैं नहीं सहूँगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वो ही मैं भी करूँगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। काव्या दृढ़ स्वर में बोली। छी भाभी, हम क्या नौकरों के पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रही दोनों नंदे एक साथ बोल उठी। इसमें छी वाली क्या बात है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य हैं तो आपके लिए भी हैं ना। मैं भी इतने दिनों से सबका कर ही रही हूँ, तब आपको ये ख्याल नहीं आया? काव्या की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ये बेटियां हैं और भूलो मत कि तुम बहू हो, दादी सास ने चेतावनी दी। तो क्या हुआ दादी जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ और कल को इनको भी कहीं बहू बनकर जाना ही पड़ेगा ना। फिर ये भेदभाव क्यों? बहुत ज़्यादा जुबान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझे बहुत लाड करती हूँ, पर ये बदजुबानी नहीं चलेगी। तेरी दादी सास भी गरज उठी। उधर रेणुका जी और अविनाश को तो मानो काट मार गया था। दादी जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है। सारे नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर यह भेदभाव अब मुझसे सहन ना हो पाएगा। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। काव्या को ऐसे रोते देख एक पल को तो मानो सबको सांप सूंघ गया। रेणुका जी ने रमेश जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। रेणुका जी काव्या के पास आईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू, घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुम में और मेरे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है बेटा। आज से जैसे ये दोनों बहनें रहती हैं वैसे ही तू भी रह। रेणुका जी की बात सुनकर काव्या ने अपनी अश्रु भरी नजरें उठाईं। और अविनाश, तुम फेरे लेते हुए काव्या को वचन दिए थे ना तूने, फिर अब क्या हुआ तुझे? कहते हुए रेणुका जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। काव्या उनके गले लग गई। उन्होंने जोर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। जो कदम वो खुद के लिए नहीं उठा पाई थी कभी, उनकी बहू के लिए तो कम से कम उठा लिया। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय है इस कहानी के बारे में तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।